मेरा नाम कंचन है। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ बहुत से अमीर लोग रहते थे, लेकिन हमारा घर छोटा सा था। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी इच्छा पूरी की थी। मेरा इच्छा थी कि हम एक अच्छे और पोस्ट एरिया में रहे। पहले हमारा जो मकान था वह बहुत ही तंग गली में था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे इच्छा को देखते हुए मेरे पापा ने अपने ऑफिस में आधी चोटी का जोर लगा दिया कि मुझे ऑफिस की तरफ से घर दिया जाए। यह घर हमें पापा की नौकरी की वजह से ही मिला था। मेरे पापा ने यह घर बाद में किस्तों पर खरीद लिया था। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। अमीरों की ज़िंदगी जीना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अमीरों की ज़िंदगी में मुझे लगता था कोई टेंशन नहीं होती। जब दिल करो शॉपिंग पर जाओ और जो दिल करे होटल में खाना खाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह से थे, मेरे लिए कल रिश्ता भी इसी तरह का आना था। हमने सारी ही ज़िंदगी बहुत सपने देखे थे और आगे भी सपने देखते ही रह जाना था। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन उस पार्क में जा रही थी, एक बूढ़ी औरत मेरे सामने मिलकर फिसल गई। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी और गिरने से पहले उसका हाथ थाम लिया। फिर बड़ी मुश्किल से उसे बेंच पर बिठाया। मैं उन्हें कपड़े साफ करने लगी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से साड़ी पहन रखी थी, जो कि बहुत कीमती लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके कपड़े खराब हो गए हैं, इन्हें साफ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा और यह भी पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा सामने वाला घर ही मेरा है, वहीं से पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरा एक दोस्त भी है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को राजी नहीं हुआ और आया भी नहीं। फिर मैं तुमने मेरी मदद की, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि यह सब कुछ मेरी माँ सिखाती है। वह कहती है जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि भगवान दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। मैंने उसे बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखा दिया। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वह बोली औरत कुछ ऐसा करेगी कि मुझे हैरान कर देगी। अगले दिन वह मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। उन्होंने मुझे दूर से देखकर घबराहट के भाव लिया था। कहने लगी ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर घर चले जाना। फिर वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी तुम जानती हो, तुम्हें भगवान बड़ी ही पुण्य करने का मौका देने वाला है। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, और आपको कैसे पता कि मुझे पुण्य करने का मौका मिलेगा, और यह पुण्य काम क्या होगा? मैं भी उसके एक ही बार में ही ढेरों सवाल कर डाले। यह बोली यह पुण्य बहुत बड़ा है, तुम्हें उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में मजबूर होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। बताओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा मुझे आपकी बातों की बिल्कुल लिया नहीं था, और फिर पास आने का इशारा किया। मैं भी उसके पास चली गई। मैंने उसका नमस्ते किया तो मुझसे ऐसे मिली जैसे कि हमारी जान पहचान सदियों पुरानी है। और फिर मेरा इंट्रोडक्शन उस लड़के से करवाया जो उनका बेटा था। उनका नाम प्रशांत था। बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा तुम मेरे बेटे प्रशांत को अपने दोस्त समझो और इसके साथ बातें करो। मुझे उस औरत से यह बात बिल्कुल अजीब लगी। भला मैं क्यों अनजान लड़के से बातें करूं और उसे अपना दोस्त समझूं? मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आज ही मेरा दोस्त नहीं आई थी, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना था। उन्होंने शायद मेरी भी समझ नहीं आ रही थी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं। आप जो भी कहना चाहती हैं प्लीज़ साफ साफ और विस्तार से बताएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी तरह कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तो हर बात बता दूँगी। खैर अभी तुम घर जाओ, कल मुलाकात करते हैं। अब मेरी रोज़ ही उनसे मुलाकात हो रही थी, क्योंकि वह भी इस पार्क में आया करती थी। मेरा भी घर में दिल नहीं लगता था। शायद उसे बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन बूढ़ी औरत मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें देखा, उन्हें नमस्ते किया और उनकी तरफ जाने लगी, मगर मेरी माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि मेरी बेटी क्या कर रही हो, ऐसे मुंह उठाकर अंदर आ रही हो? जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। जो मैंने कहा मैं तैयार होकर जाऊँ, ठीक है, वह मेहमान है। लेकिन अभी मेरे शब्द मेरे मुँह में ये थे कि मेरी माँ ने कहा पागल लड़की, वह औरत तेरा रिश्ता लेने आई है, क्या उनके सामने ऐसे मुंह लेकर आ जाएगी? माँ की बात सुनकर मेरे कदमों तले की ज़मीन निकल गई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वह मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी और अपने उसी बेटे का लिए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? खैर मैं जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे पेश आई जैसे उनको नहीं जानती। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपकी बेटी को मैंने पार्क में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे। उन्होंने मेरा रिश्ता प्रशांत से तय कर दिया, लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे अभी भी शादी नहीं करनी थी।
वह सब हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर उसे बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मम्मी ने कहा, यह क्या कर रही हैं, क्या ज़रूरत है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कंचन अब मेरी बेटी है और मैं उसके लिए गिफ्ट लाई थी। घर वाले बहुत खुश थे। शाम तक इसी बात की चर्चाएं होती रही। जब वह औरत चली गई थी तो सबके सामने उस डिब्बे को खोले। उसमें मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन था और उसमें सिम भी पड़ी हुई थी। मेरे माँ बाप तो उसे और महंगे मोबाइल को देखकर खुश हो गए थे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब मैं अपने कमरे को देखी गई तो थोड़ी देर बाद मोबाइल पर एक कॉल आ रही थी। वह कॉल मुझे मेरी होने वाली सास ने की थी और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले की ज़मीन निकल गई थी। उनका कहना था, मेरे बेटे ने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, इसलिए तुम यह सोच रही होगी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों किया है। तो बात दरअसल यह है कि यह फैसला मेरे बेटे का था। यह तुम पर पहले ही नज़र में मट मिटा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का जुबान सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप से मुँह से तो इस रिश्ते से हाँ सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ही मर्जी जानना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। अब भला मैं उनको क्या कहती? मैं उनको बस इतना कह दिया कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्जी होगी वैसे ही मेरी मर्जी है। बस इस बात पर मैं भी खुश हुई थी कि उन्होंने बहुत ही संस्कारी बहू मिली है जो अपने माँ बाप की मर्जी का फैसला का सम्मान करती है। खैर, मेरी शादी तय हो गई थी। शादी की बात होने के लेकर मंगनी और फीस मंगनी से विदाई तक मेरे लिए इतने उपहार आए कि मैं हैरान रह गई। एक से एक महंगा उपहार, और सबसे हैरत की बात यह थी कि वह सारे उपहार प्रशांत की तरफ से ही आए थे। इसका साफ मतलब है कि वाकई वह मुझे मोहब्बत करता था। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आपने शादी के बाद खुश रहना है तो ऐसे इंसान से शादी करो जो आपसे मोहब्बत करता हो, और नहीं जिसे आप पसंद करते हो। और उस लड़की की मोहब्बत हो गई है तो फिर मैं बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हूँ। वह खूबसूरती भी था और मुझसे मोहब्बत भी करता था, और उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उसका ख़ानदान भी छोटा सा था। उसकी माँ जो भी मुझे वैसे ही कि वह सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा हमारे पास, हम लोग खूब बातें करते रहते हैं। अगर आपकी सास अच्छी हो, आप खुद को 50% खुशी किस्मत समझे, और बाकी की खुशकिस्मत इस बात पर निर्भर है कि आपका पति भी अच्छा हो। थोड़ी देर के बाद प्रशांत कमरे में आया। उसके हाथ में एक ब्रिक फेस था जो खुशी से मेरे दिल में और लड्डू फूटने लगे। यानी कि मेरे मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि प्रशांत उसको ब्रिक केस में डालकर लाया था, वरना आज की रात सूट केस का क्या काम था। मैं उन्हें सोचों में गुम थी जब प्रशांत मेरे करीब चला आया और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बात का मौका दे रहा था। किसी को सही राह पर लाना भी तो पुण्य का काम होता है, किसी की बुराई को अच्छे में बदलना भी तो पुण्य का काम होता है। अगर कोई बुरा इंसान है तो तुम उस इंसान को अच्छा बना दो। तो तुम्हें नहीं लगता कि यह कितना अच्छा काम है, और उस काम को भगवान कितना पसंद करेगा? आपकी सास की बात सुनकर मैं बोली कि मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाई। आप जो कुछ कह रही हैं वह बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इसे आप ज़रा विस्तार से समझाएं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बात पर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो बहुत दिन है, धीरे धीरे इस घर में एडजस्ट हो जाओगी। प्रशांत की रूटीन है कि वह सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा तुम्हारे पास, हम लोग खूब बातें करेंगे। अगर आपकी सास अच्छी हो तो खुद को 50% खुद की किस्मत समझे, और बाकी खुशकिस्मत इस बात पर निर्भर है कि आपका पति भी अच्छा हो। थोड़ी देर के बाद प्रशांत कमरे में आया था। उसके हाथ में एक ब्रिक फिश था जो खुशी से मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। यानी कि मेरे मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि प्रशांत उसको ब्रिक फिश में डालकर लाया था, वरना आज की रात सूट केस का क्या काम है था। मैं उन्हें सोचों में गुम थी जब प्रशांत मेरे करीब चला आया और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से कि फिर कहने लगा कि तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन है, और वह भी दिन में समय, इसलिए तुम भी थकी हुई होगी। मैं भी थक गया हूँ। ऐसा करते हैं कि हम लोग सो जाते हैं। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगी थी। उसने मेरा एहसास किया था, लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी थी। उसने मुझे एक ब्रेकफास्ट नहीं दिया था, बल्कि उस अलमारी में रख दिया। मैंने भी सोचा कि शायद वह थका हुआ है, आराम करना चाहता है, मेरा गिफ्ट मुझे कल देगा, हो सकता है उसने हनीमून के टिकट हूँ। यही सब सोच कर तो मैं बहुत खुश हो रही थी। यह बहुत ही शानदार था। मेरे पापा और मेरी मम्मी भी बहुत खुश थे। लेकिन फिर अगले रात को कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं हैरान परेशान बैठी प्रशांत को देख रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और मेरे सामने बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उससे पूछा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ी देर बाद उसने वही ब्रेकफास्ट उठाकर खोला और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई। यह ब्रेकफास्ट से नोटों से भरा हुआ था। उसे मुश्किल में बंद किया गया था।
प्रशांत ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे एक साथ नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, मुझे इन पैसों का क्या करना है? प्रशांत ने कहा, जो बात है और तुमसे अब करने वाला हूँ उसे बात को गौर से सुनो और एक पल के लिए भी इसे मजाक मत समझना। ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने उसे हैरान नज़रों से देखा और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे क्या करना होगा? प्रशांत ने मुझसे कहा कि तुम समझदार लड़की हो। ये सारे के सारे पैसे इसी सूरत में तुम्हारे हो सकते हैं जब तुम कोई भी बहाना बनाकर मुझे तलाक ले लो। तुम्हारी शादी का दूसरा दिन था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जब उसने कह दिया कि तुम मुझे तलाक ले लो, मेरा तो दिल बैठ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं तो पहले ही कह चुका था कि किस बात को मजाक मत समझना। मैं उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने तो मुझे पसंद की शादी की है। तुम तो मेरे लिए दीवाने थे, रोज़ मेरे गिफ्ट भेजा करते थे। अगर तुमने मेरी शादी के दिन यही कहना था कि तुम मुझसे पहले तलाक ले लूँ, तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी बात सुनकर प्रशांत कहने लगा कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें पसंद भी नहीं किया था। उल्टा तुमने मुझे पसंद किया था और तुम मुझे गिफ्ट भेजा करती थी। प्रशांत की बातें सुनकर मैं तो पागल सी हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी प्रशांत को गिफ्ट नहीं भेजा था। मेरे पास तो गिफ्ट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझे तलाक ले लेते हो तो ये 50 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे तलाक लेनी होगी, वह भी सबके सामने। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यह बात मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे यह बात मत पूछना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम्हें मेरी बात ना मानी तो मैं किसी भी तरह तुमसे जान छुड़ा लूँगा। तो भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। इस तरह तुम्हारे पास 50 लाख की मोटी रकम भी आ जाएगी। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मैंने प्रशांत से 5 दिन का समय लिया। प्रशांत कहने लगा, यह बात हम पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसी और कहा कि मुझे तलाक की बातें कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की बातें कर रहे हो और कहते हो कि मैं किसी को भी ना बताऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। इसे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन भी यही सोचती रही कि प्रशांत ने ऐसा क्यों कहा। अगर उसने मुझे गिफ्ट नहीं भेजी तो फिर किसने भेजे हैं? बल्कि वह तो कह रहा था कि मैं भी उसे गिफ्ट भेजे हैं, और यह भी कह रहा था कि मैं भी शादी से पहले उसे पसंद किया था, और अब तलाक देने के बाद कह रहा था अब वो चाहता है कि 1 सेकंड में ही मुझे तलाक दे देता। तलाक देने का हक भी है, हक उसे भी है। फिर वो मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? इन पैसों से मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकती थी। इस रिश्तेदारी और शादी को भूल भी सकती थी, क्योंकि शादी तो मैं शुरू से ही नहीं करना चाहती थी। और फिर अब तक मैं इस चीज़ को तरस तरस कर ज़िंदगी गुजार रही थी। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं अमीरों की ज़िंदगी गुजारूं, और जब मुझे इतनी दौलत मिल रही है तो क्यों ना मैं इसे तलाक लेकर आराम से ज़िंदगी गुजारती। मगर मैं अपने इस दिल का क्या करती जो अब प्रशांत के नाम से धड़कने लगा था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं प्रशांत से अलग होना नहीं चाहती थी। मेरा दिमाग उस समय किसी मशीन की तरह काम कर रहा था, लेकिन प्रशांत ऐसा क्यों करना चाहता था कि मैं उसे तलाक ले लूँ? इस तरह तो उसकी बदनामी होगी। जाहिर है जब मैं उसे तलाक मांगती तो फिर उसका कोई कारण भी बताना पड़ता। सारे ख़ानदान वाले और घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं यह सब करके प्रशांत का नाम भी बदनाम करवाती और आपको भी सबके सामने बदनाम करवाती, तो मुझे पैसों से क्या खुशी मिलती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रशांत ने यह भी कहा था कि यह बात किसी को मत बताना, पर यह छुपाने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन अभी तक मैंने यह बात सबसे छुपा के रखी थी। तीसरे दिन मैंने बहुत मजबूर होकर यह बात अपनी सास को बता दी। वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। मुझे रोता हुआ देखकर वो पूरी तरफ उठी थी कि मुझे नई नवेली बहू इस तरह क्यों रो रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। तब जाकर मैंने उनको सब बात बता दिया। वे अपना सर पकड़कर एक तरफ बैठ गई और फिर मुझे कुछ ऐसे बताया कि मैं हैरान रह गई। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरे पति ने से मांगा हुआ समय ख़त्म हो गया था। रात के समय प्रशांत कमरे में आया। इससे पहले प्रशांत ने कमरे में एक कदम भी नहीं रखा था। बस अपनी माँ के सामने मुझे बुलाता था, वह भी ऐसे जैसे मेरा दीवाना हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करता हो। मेरे सामने प्रशांत से पैसे भरा सूटकेस रखा और कहा, आशा करता हूँ अब तुमने अपना फैसला कर लिया होगा, तो फिर समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप कोई ड्रामा मत करना। जो तुम्हें कहा है
बस वह करो और बताओ तुम यह सब कैसे करोगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह हैरान हुआ कि यह वक्त क्या ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि शायद इसके बाद तुम अपना फ़ैसला बदल दोगे। प्रशांत ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं अपना फ़ैसला हरगिज़ नहीं बदलूंगा। मैंने अपने पति की आंखों के सामने एक और सूटकेस रख दी जो सूटकेस से भरा था। उससे वह सूटकेस खोला तो आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। कहने लगा शायद अब तुम अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाओगी। सूटकेस के अंदर रखी चीज़ देखकर उसके कहने को कुछ बचा ही न था। मुझे प्रशांत की माँ की यह बात याद आई थी जो उन्होंने मुझे उस दिन बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो तुम्हारे पास प्रशांत के नाम से गिफ्ट जाते थे वह मैं तुम्हें भेजती थी और तुम्हारा नाम से उसके पास गिफ्ट भेज करती थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग यह समझो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम दोनों से शादी से पहले ही मोहब्बत का रिश्ता बन जाना चाहिए ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए। मैंने कहा था कि तुम्हें एक बात बहुत पुण्य का काम करना है, किसी को सही राह पर लेकर आना है। असल में उस समय मैं अपने बेटे की ही बात कर रही थी। मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है, लेकिन उस दौलत की कदर नहीं है। वह इस दौलत को दोनों हाथों से उड़ा रहा है। मैंने उसके लिए एक वसीयत लिखी दी थी जिसके अनुसार जैसे ही उसकी शादी होगी उसकी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके अगर पैसे खर्च करना पड़ेंगे तो अपनी पत्नी के लाइन के बगैर नहीं मिलेंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह चाल चल रहा था। तुम्हें पैसे देकर इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि तुम खुद ही तलाक ले लो, क्योंकि वसीयत के अनुसार मेरा बेटा तुम्हें तलाक नहीं दे सकता था। अगर तुम तलाक मांगती तो यह कहता कि मैं क्या करूं, जब तक मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। इस तरह इसकी आज़ादी वापस मिल जाएगी। मैं अपनी सास से कहा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह जो आप अपनी शादी करवाती रहेंगी तो यह उनको पैसे देकर कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरी सास ने मेरे कहने पर एक और वसीयत लिखी थी जिसके अनुसार प्रशांत अपनी मर्जी से दौलत खर्च सकता था, लेकिन तब तक जब तक मैं उसकी पत्नी बनकर रहूँगी। मेरे पति के सामने मेरे सास की लिखी हुई नई वसीयत पड़ी हुई थी और उसे देखकर मेरा पति अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसे कुछ नहीं समझ नहीं रहा था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी, हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करूँगी, हमेशा आपके साथ वफादारी करूँगी। मेरा पति गुस्से से बाहर निकल गया था और उसके 2 दिन तक मुझसे बात न की, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर उसने मुझसे अपनी माँ से काफ़ी माफ़ी मांगी थी और मुझे छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। हम लोग हनीमून के लिए भी गए। वापस आए तो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत से गिरफ्तार हो चुके थे। मैंने बहुत ही समझदारी और अपनी सास से कहने पर अपने पति को मना लिया था। उसके पहले ही ज़िंदगी बहुत ही अत्याचारी भरी हुई थी। उसके पैसे की कोई कदर ना थी, इसलिए मेरी सास ने भरी थी। उसको पैसे की कोई कदर ना थी, इसलिए मेरी सास ने उसकी शादी मेरे साथ की थी। अब प्रशांत मेरे साथ बहुत ही खुश है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढ कर दी है।